आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 10 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस ऑफ क्लास 12 बायोलॉजी। तो यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन में गिवन है बायोटेक की कुछ एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले गिवन है कि हम इंडस्ट्रियल स्केल पे बायोफार्मास्यूटिकल्स के प्रोडक्शन के लिए बायोटेक को यूज़ कर सकते हैं। फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी एप्लीकेशंस गिवन हैं बायोटेक की, जैसे थेरेप्यूटिक्स, डायग्नोटिक्स, genetically modified crops for agriculture, processed food, bioremediation, waste treatment and energy production। फिर यहाँ पे डिस्कस किया है 3 critical research areas of biotech। सबसे पहला जो critical research area है वो है कि कैसे हम best catalyst प्रोवाइड कर सकें एक ऑर्गेनिज्म की फॉर्म में। वो कैटलिस्ट माइक्रोब हो सकता है या फिर एंजाइम हो सकता है। सेकेंड है कि हम कैसे अब उस कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस प्रोवाइड करें, ताकि वो जो भी प्रोडक्ट हमें उससे फॉर्म करना है, जिस भी प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए हम उसको यूज़ करें, वो प्रोडक्ट हम उससे आइसोलेट कर पाएँ। और थर्ड है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें हम जो प्रोडक्ट आइसोलेट करें उसको प्योरीफाई कर सकें ताकि हम उसको कमर्शलाइज कर सकें। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन बींग्स ने बायोटेक को यूज़ किया है अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, सेकेंड ऑर्गेनिक फार्मिंग और थर्ड है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का फॉर्मेशन। अब इन तीनों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस किया है ग्रीन रिवॉल्यूशन को। ग्रीन रिवॉल्यूशन में हमने एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन था उसको 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया था बाय यूजिंग इम्प्रूव्ड क्रॉप वैरायटीज, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस और बाय यूजिंग एग्रोकेमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। लेकिन क्योंकि हमारी इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है तो एग्रोकेमिकल बेस्ड जो एग्रीकल्चर है वो हमारे फार्मर्स के लिए कुछ एक्सपेंसिव होती है। इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन में इतना इंक्रीज़ करने के बाद भी जो हमारी ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन है उसकी जो नीड्स थी वो हम फुलफ़िल नहीं कर पाए। कन्वेंशनल ब्रीडिंग टेक्निक्स के थ्रू हम जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो एक लेवल तक ही इंक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो हमें कुछ और टेक्निक यूटिलाइज़ करनी पड़ेगी। तो एक जो टेक्निक सजेस्ट की गई वो थी टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर इज़ अ टेक्निक जिसमें हम किसी भी प्लांट का कोई ऑर्गन, टिश्यू या कोई भी पार्ट लेके उसको एक कंप्लीट प्लांट में रीजनरेट कर सकते हैं इन लैब कंडीशंस। और जो भी पार्ट या टिश्यू हम ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्लांट। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी प्रोसेस को। सबसे पहले हम एक्सप्लांट्स लेते हैं लैब कंडीशंस में और उनका स्टरलाइजेशन करते हैं। इसके बाद हम न्यूट्रिएंट मीडियम की प्रिपरेशन करते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम की प्रिपरेशन के लिए हम सॉइल को रिप्लेस करते हैं अगार जेल से। अगार जेल में हम जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट जो भी प्लांट की ग्रोथ के लिए नीडेड हैं वो सब ऐड करते हैं और उसको फिर हम एक टेस्ट ट्यूब में फिल कर देते हैं। जैसे ही मीडियम हमारा सॉलिडिफाई हो जाता है तो हम इसमें एक्सप्लांट इंसर्ट कर देते हैं और उसको हम फिर लैब कंडीशंस में फेवरेबल कंडीशंस में उसको प्लेस कर देते हैं। कुछ ही दिनों में जो हमारा एक्सप्लांट है वो कैलस की फॉर्मेशन करता है। कैलस इज एन अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। कैलस की फॉर्मेशन के बाद हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ऐड करते हैं हार्मोन्स, जिसके बाद स्टेम्स और रूट की फॉर्मेशन हो जाती है और एक हमें पूरा प्लांट मिलता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। क्योंकि इस प्रोसेस से हम शॉर्ट ड्यूरेशन में एक स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट से लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रो प्रोपिगेशन। और जो भी प्लांट्स इस प्रोसेस से ग्रो होते हैं वो होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल और क्लोन्स होते हैं, इसीलिए हम उनको बोलते हैं सोमा क्लोन्स। अब तक हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स हैं वो कमर्शियली प्रोड्यूस कर चुके हैं इस प्रोसेस के थ्रू, लाइक टोमेटो, बनाना, एप्पल एक्सेट्रा। यहाँ पे एक टर्म गिवन है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी इज द कैपेसिटी ऑफ अ एक्सप्लांट टू जनरेट अ होल प्लांट। एक एक्सप्लांट की पूरे प्लांट को जनरेट करने की जो कैपेसिटी है उसी को हम टोटीपोटेंसी बोलते हैं। टिश्यू कल्चर के थ्रू हम डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं बाय मेरिस्टेम कल्चर। कोई भी प्लांट है अगर वो वायरस से इन्फेक्टेड है तब भी जो उसका मेरिस्टेम, जो शूट टिप और रूट टिप्स होती हैं वो फ्री ऑफ वायरस होती है, मीन्स उनको जो वो वायरस है वो इन्फेक्ट नहीं करता है। तो हम वो मेरिस्टेम वाला पार्ट है उसको टिश्यू कल्चर के थ्रू ग्रो करके डिजीज प्लांट से हेल्दी प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस जो यहाँ पे गिवन है वो है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में हम जो 2 वैरायटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं उनको लेते हैं और उनकी सिंगल सेल्स को आइसोलेट करते हैं। सिंगल सेल्स को आइसोलेट करने के बाद सबसे पहले हम उनकी सेल वॉल को रिमूव करते हैं और उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कराते हैं। प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कराने के बाद जो हमें हाइब्रिड्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिड्स। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन का, पोमैटो। तो पोमैटो में हम पोटैटो और टोमेटो 2 प्लांट्स लेते हैं और उनकी सेल वॉल, उनकी सिंगल सेल्स लेते हैं। सबसे पहले सिंगल सेल से पहले हम सेल वॉल को रिमूव कराते हैं और फिर उनके प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज़ कराते हैं।
इस प्रोसेस से जो न्यू हाइब्रिड हमें मिलता है वो मिलता है पोमैटो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो पोमैटो है इसमें हमारे जो डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें नहीं मिले, इसीलिए हम इसको कमर्शियली यूज़ नहीं करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था कि ग्रीन रिवॉल्यूशन है, उससे हमने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया था, लेकिन इसमें हम जो केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं एज ए पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स वो हमारी क्रॉप को हार्म करते हैं और सॉइल को भी हार्म करते हैं और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। तो कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव मेथड है जिसमें हम फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स को यूज़ ना करें लेकिन हमारा जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाए? तो यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया है वो है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में हम जीन्स को मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और कोई भी बेनिफिशियल जीन है वो हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं क्रॉप में। इसके अलावा हम बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल्स में भी सेम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, और जो भी ऑर्गेनिज्म इससे प्रोड्यूस होते हैं उनको हम बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं जो हम किसी भी क्रॉप में इंट्रोड्यूस करा सकते हैं टू मेक देम जेनेटिकली मॉडिफाइड। सबसे फर्स्ट गिवन है मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू अबायोटिक स्ट्रेसेस। मीन्स कि अगर हम कोई भी जीन इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने क्रॉप में जो स्ट्रेस, कोल्ड, ड्रॉट और सॉल्ट और हीट के लिए रेजिस्टेंट हो, तो हमारी क्रॉप से इन सब के लिए रेजिस्टेंट हो जाएंगी, वो कैसी भी कंडीशन में फिर सर्वाइव कर सकती हैं। सेकेंड पॉइंट इज रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। मीन्स हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बना सकते हैं जीन्स इंट्रोड्यूस करा के, ताकि हमें पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करने पड़ेंगे और हमारी जो क्रॉप है वो खुद ही पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाएगी। थर्ड इज हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। मीन्स कि हार्वेस्टिंग के बाद जो लॉसेज होते हैं वो हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय मेकिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फोर्थ इज इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनिमल यूजेस बाय प्लांट्स। इसमें हम ऐसी क्रॉप्स बना सकते हैं जो कि जो सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एफिशिएंटली यूज़ करें, ताकि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है वो लूज़ ना हो। और लास्ट पॉइंट है इन्हेंस न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ फूड। मीन्स कि हम ऐसे जीन्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं किसी क्रॉप में जो कि न्यूट्रिशन वैल्यू को उसकी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने ऐसे राइस बनाया गोल्डन राइस विच कंटेन्स विटामिन ए। इन यूजेस के अलावा इस प्रोसेस को हमने टेलर मेड प्लांट्स बनाने के लिए भी यूज़ किया है, जो कि इंडस्ट्रीज़ को फ्यूल प्रोवाइड करते हैं या स्टार्च के फॉर्म में, या फार्मास्यूटिकल्स के फॉर्मेशन के लिए भी हम इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को हमने कैसे एग्रीकल्चर एप्लीकेशंस के लिए यूज़ किया है। यहाँ पे जो सबसे पहली एप्लीकेशन गिवन है बायोटेक की एग्रीकल्चर फील्ड में वो है टू प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स। पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स प्रोड्यूस करने के लिए हम एक बैक्टीरिया यूज़ करते हैं बैसिलस thuringiensis। उसके अंदर एक जीन होता है बीटी जीन जो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है बीटी टॉक्सिन। तो उस जीन को हम किसी भी क्रॉप के अंदर इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ताकि हमारी जो क्रॉप है वो भी पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाती है। इसके थ्रू हमने बहुत सारी क्रॉप्स फॉर्म की हैं, जैसे बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो एंड सोयाबीन। बीटी कॉटन इज़ अ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। यहाँ पे बीटी स्टैंड करता है बैसिलस thuringiensis, जो कि एक बैक्टीरिया है और एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो बहुत सारे इंसेक्ट्स को किल करता है, जो लेपिडोप्टेरन्स, कोलेप्टेरन्स और डिप्टेरन्स कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। इस बैक्टीरिया में एक जीन होता है जिसको हम क्राइजीन बोलते हैं, जो एक प्रोटीन बनाता है। क्राई प्रोटीन मीन्स क्रिस्टलाइन प्रोटीन। जब ये प्रोटीन बनता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, यानी प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही इंसेक्ट की बॉडी के अंदर जाता है तो वहाँ पे गट में अल्कलाइन पीएच की वजह से ये एक्टिव हो जाता है, और उसकी जो मिडगट है उसकी एपिथेलियल सेल से जाके बाइंड हो जाता है, उसमें पोर्स क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से एपिथेलियल सेल्स हैं जो स्वेल हो जाती हैं और वो ब्रेक डाउन होने स्टार्ट हो जाती हैं, और इवेंचुअली जो इंसेक्ट है उसकी डेथ हो जाती है। साइंटिस्ट ने सेम क्रायोजीन को आइसोलेट किया इस बैक्टीरिया से और बहुत सारी क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस किया है। जब भी कोई इंसेक्ट इन क्रॉप्स को खाने की कोशिश करता है तो ये क्राई प्रोटीन है उसके अंदर जाके उसको किल कर देता है। अब तक बहुत सारे बीटी टॉक्सिन जीन्स आइसोलेट किए जा चुके हैं बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया से, और बहुत सारी क्रॉप्स में इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं जैसे कि कॉटन। चॉइस ऑफ जीन डिपेंड करता है कि वो कौन सी क्रॉप है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं और कौन सा पेस्ट है जो हार्म कर रहा है उस क्रॉप को, क्योंकि ये जो क्राई जीन है या बीटी टॉक्सिन जीन्स हैं वो स्पेसिफिक होते हैं एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के लिए। मीन्स एक ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स के लिए एक पर्टिकुलर क्राई जीन होता है। यहाँ पे 3 एग्जांपल्स गिवन हैं विद द टारगेट पेस्ट। जैसे फर्स्ट एग्जांपल गिवन है क्राई 1 AC एंड क्राई 2 AB। ये दोनों जो क्राई जीन है ये कंट्रोल करते हैं कॉटन बॉलवॉर्म्स को। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है क्राई 1 AB जो कंट्रोल करता है कॉर्न बोरर को। सेकेंड एग्जाम्पल जो पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट का हमारी NCERT में गिवन है वो है टोबैको प्लांट। टोबैको प्लांट को एक नेमेटोड इन्फेक्ट करता है जिसका नाम है मेलेडिगाइन इनकॉग्निशिया, जो कि टोबैको की रूट्स को इन्फेक्ट करता है और उसके प्रोडक्शन को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेटजी अप्लाई की है इसको प्रिवेंट करने के लिए, RNA इंटरफेरेंस और RNAi। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में ये एक मेथड है सेलुलर डिफेंस का।
तो सबसे पहले हम इस प्रोसेस को समझते हैं। इस प्रोसेस में सबसे पहले हम डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इंट्रोड्यूस कराते हैं किसी भी सेल के अंदर, और जैसे ही वो सेल के अंदर इंट्रोड्यूस होता है तो एक एंजाइम है सेल के अंदर डाइसर, जो कि उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए को फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देता है। इसके बाद जो हमें फ्रेगमेंट्स मिलते हैं डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के, उनको बोलते हैं हम siRNA, मीन्स स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। फिर इन siRNA फ्रेगमेंट से एक कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स से बाइंडिंग के बाद ये siRNA बाइंड हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए से, मीन्स जो भी इसके कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड प्रेजेंट होगा उस सेल में, उससे जाके बाइंड कर देगा और उसको साइलेंट कर देता है, मीन्स उसका ट्रांसलेशन है उसको स्टॉप कर देता है, ताकि वो जो mRNA है वो प्रोटीन ना सिंथेसाइज कर पाए। टोबैको प्लांट्स को नेमेटोड के इन्फेक्शन से बचाने के लिए सेम आरएनए इंटरफेरेंस की प्रोसेस है उसको यूज़ किया गया है। सबसे पहले हम होस्ट प्लांट में इंट्रोड्यूस कराते हैं नेमेटोड स्पेसिफिक जीन्स। ये जीन्स और डीएनए हम ऐसे इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि ये दोनों सेंस और एंटी सेंस आरएनए दोनों की फॉर्मेशन करे। होस्ट सेल के अंदर जब सेंस और एंटी सेंस आरएनए स्ट्रैंड्स की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों मिलकर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए की फॉर्मेशन करते हैं। फिर एंजाइम डाइसर इनको ब्रेक कर देता है इनटू siRNA, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए स्ट्रैंड्स में, फ्रेगमेंट्स में। ये siRNA फिर एक कॉम्प्लेक्स से बाइंड कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स से बाइंड होने के बाद siRNA बाइंड होता है mRNA, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होता है siRNA के, और उसको डिग्रेड कर देता है ताकि ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाए। इस प्रोसेस के बाद जो पैरासाइट है वो टोबैको रूट्स को इन्फेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके अंदर सर्वाइव नहीं कर पाता है, और जो होस्ट प्लांट है वो अपने आप को पैरासिटिक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर लेता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू अब तक हम बहुत सारे थेरेपेटिक ड्रग्स हैं उनकी फॉर्मेशन कर चुके हैं, इसीलिए हेल्थ केयर एरिया में आरडीटी ने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है। सबसे पहला जो इसका पॉजिटिव इफेक्ट है वो है इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ये सेफ होती है ह्यूमन यूज़ के लिए। जो कि पहले क्या होता था, जब हम नॉन ह्यूमन सोर्सेज से कोई भी अगर प्रोडक्ट आइसोलेट करें जो हम ह्यूमन बींग्स पे यूज़ करें किसी भी डिजीज़ के केस में, तो वो या तो एलर्जी कॉज करता है या बहुत सारे अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज हमें देखने को मिलते हैं पेशेंट में। कॉम्बिनेंट थेरेपेटिक ड्रग्स के केस में हमें कोई भी साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं, वो सेफ होती हैं ह्यूमन यूज़ के लिए। अब तक 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स हैं वो अप्रूव हो चुकी हैं ह्यूमन यूज़ के लिए वर्ल्ड वाइड, और इंडिया वी कैन सी 12 ऑफ दीज थेरेपेटिक्स इन द मार्केट। फर्स्ट बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। ह्यूमन इंसुलिन पैनक्रियाज से प्रो इंसुलिन की फॉर्म में सिंथेसाइज होता है, जिसमें 3 चेन्स होती हैं, ए, बी और सी चेन। मेच्योर इंसुलिन में सी चेन रिमूव हो जाती है, इसीलिए मेच्योर इंसुलिन सिर्फ 2 चेन कंटेन करता है, ए चेन और बी चेन, जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। पहले जो डायबिटिक पेशेंट्स होते थे उनको स्लॉटर्ड पिग्स और कैटल्स का इंसुलिन प्रोवाइड किया जाता था, लेकिन कुछ पेशेंट्स इसके लिए एलर्जिक होते थे, इसीलिए अब हम उन्हें जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन प्रोवाइड करने लग गए हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो इंसुलिन है वो प्रो हार्मोन और प्रो इंसुलिन की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, जिसमें ए, बी और सी 3 चेन्स प्रेजेंट होती हैं, मीन्स उसमें एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच होता है सी पेप्टाइड का, जो कि मैच्योर इंसुलिन में एब्सेंट होता है। जो सी पेप्टाइड है वो मैच्योरेशन के टाइम पे इंसुलिन से रिमूव हो जाती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से इंसुलिन बनाने के टाइम पे ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि हम कैसे इंसुलिन को असेंबल करें मैच्योर फॉर्म में। सबसे पहले ह्यूमन इंसुलिन को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रिपेयर किया था इली लिली, एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी, इन 1983 में। इन्होंने सबसे पहले 2 डीएनए सीक्वेंसेस प्रिपेयर किए जो चेन ए और चेन बी को कोड करते हैं ह्यूमन इंसुलिन में। फिर इन्होंने उन दोनों जो डीएनए सीक्वेंसेस थे उनको प्लाज्मिड के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, इकोलाई के प्लाज्मिड के अंदर, ताकि इकोलाई के अंदर हमारी दोनों चेन्स हैं वो सिंथेसाइज हो सकें। इसके बाद दोनों चेन्स के जो प्रोडक्ट थे उनको आइसोलेट कर लिया गया इकोलाई से, और उनको कंबाइन कर दिया गया डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन हेल्थ जीन थेरेपी। जीन थेरेपी में हम नॉर्मल या फंक्शनल जीन को किसी भी पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस करा के बहुत सारी हेरिडिटी और जेनेटिक डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी की गई थी 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल के साथ में, जिसको थी एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। एडीए इज़ एन एंजाइम, और इसकी एब्सेंस में एक केमिकल डीऑक्सी एडिनोसिन उस पेशेंट के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि उसकी इम्यून सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। इस डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम 2 मेथड्स यूज़ करते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एडीए जीन थेरेपी के लिए हम सबसे पहले पेशेंट के अंदर से ब्लड से लिम्फोसाइट्स को आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसको कल्चर कराते हैं। इसके बाद हम लिम्फोसाइट्स में फंक्शनल cDNA, जो कि एडीए एंजाइम को इनकोड करता है, उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, और उसके बाद हम दोबारा से इन लिम्फोसाइट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं पेशेंट के अंदर।
बट क्योंकि लिम्फोसाइट्स का एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है तो हमें ये पीरियोडिकली इन्फ्यूज़ करानी पड़ती है इनटू द पेशेंट। अगर हम एम्ब्रियोनिक कंडीशन में cDNA को इंट्रोड्यूस कराते हैं पेशेंट के अंदर तो हम इसको परमानेंटली क्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। किसी भी डिजीज़ के इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए हमें उस डिजीज़ को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो कन्वेंशनल मेथड्स हम यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के लिए लाइक सीरम और यूरिन एनालिसिस, उसमें अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ है वो पॉसिबल नहीं है। किसी भी डिजीज़ के अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम 3 मेथड्स यूज़ कर सकते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मींस आरडीटी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन मींस पीसीआर एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे मींस एलाइजा। नॉर्मली किसी भी पेशेंट के अंदर हमें पैथोजन का पता तब चलता है जब उसके अंदर हमें सिम्टम्स दिखाई देने लग जाते हैं किसी भी डिजीज़ के, लेकिन तब तक उस पैथोजन की कंसंट्रेशन है वो बहुत ही हाई हो चुकी होती है पेशेंट के अंदर। अगर हम उसे लो कंसंट्रेशन पे डिटेक्ट करना चाहते हैं तो हम एक प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं पीसीआर, जिसमें हम उस पैथोजन के न्यूक्लिक एसिड मींस डीएनए को एम्पलीफाई कर सकते हैं अर्ली स्टेजेस में ही। आजकल हम पीसीआर को बहुत सारे डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं लाइक एचआईवी इन एड्स पेशेंट्स, और कैंसर के केस में भी हम यूज़ करते हैं म्यूटेटेड जीन्स का पता लगाने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए भी हम पीसीआर को यूज़ करते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम किसी भी डिजीज़ का पता लगाने के लिए सबसे पहले एक प्रोब लेते हैं जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए की फॉर्म में होता है, और उसको हम रेडियो लेबल कर देते हैं विद अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फिर हम उसको हाइब्रिडाइज करते हैं विद कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो कि पेशेंट के अंदर प्रेजेंट होता है, और फिर उसकी ऑटो रेडियोग्राफी करते हैं। पेशेंट का जो म्यूटेटेड जीन है वो हमें फोटोग्राफिक फिल्म पे नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो म्यूटेटेड जीन है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा प्रोब के। तो इस तरह से हम आरडीटी के थ्रू पता लगा सकते हैं किसी भी डिजीज़ का। थर्ड टेक्निक जो एलाइजा है वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है। इसमें या तो हम जो पेशेंट है उसके एंटीजन से एंटीबॉडीज़ को बाइंड करके पता लगा सकते हैं, या फिर जो पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो रही हैं उसको एक पर्टिकुलर एंटीजन से बाइंड करके उस डिजीज़ का पता लगा सकते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स और जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो होते हैं जिसमें हम किसी भी एनिमल के अंदर फॉरेन जीन है वो इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि उस जीन का एक्सप्रेशन देख सकें। अब तक हम बहुत सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स प्रोड्यूस कर चुके हैं लाइक ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट, पिग्स, शीप, काऊ, फिश एक्सेट्रा। इसमें से 95% ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो माइस हैं। अब हम डिस्कस करेंगे व्हाई वी प्रोड्यूस ट्रांसजेनिक एनिमल्स। तो यहाँ पे कुछ कॉमन रीजंस दे रखे हैं जिसकी वजह से हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहला इसमें गिवन है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसमें हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को स्पेसिफिकली डिज़ाइन करते हैं ताकि हम जीन्स की स्टडी कर सकें कि वो जो जीन्स हैं वो कैसे रेगुलेट होते हैं, वो किसी की नॉर्मल फंक्शनिंग पे कैसे इफेक्ट डाल रहे हैं या उसके नॉर्मल डेवलपमेंट में क्या इफेक्ट डाल रहे हैं। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स। हम कुछ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स की स्टडी कर सकते हैं जो कि ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं लाइक इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इन फैक्टर्स की स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम किसी भी ऑर्गेनिज्म या एनिमल के अंदर किसी और स्पीशीज़ का जो जीन है वो डालते हैं ताकि वो इस फैक्टर की फॉर्मेशन को ऑल्टर कर दे, चेंज कर दे। और फिर हम स्टडी करते हैं कि जब वो फैक्टर अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर या एनिमल के अंदर नहीं बन रहा है तो उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो इस तरह से हम उसके बायोलॉजिकल रोल का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो पर्पस है ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाने का वो है फॉर स्टडी ऑफ डिजीजेज। हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स डिज़ाइन करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए कि जो जीन्स हैं वो किसी भी डिजीज़ के डेवलपमेंट में कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके लिए हम स्पेशली ह्यूमन डिजीज़ के मॉडल्स बनाते हैं और फिर इन्वेस्टिगेट करते हैं नए ट्रीटमेंट्स को कि इस डिजीज़ के लिए कौन कौन से जो नए ट्रीटमेंट्स हैं वो पॉसिबल हैं। तक हम बहुत सारे ट्रांसजेनिक मॉडल्स बना चुके हैं बहुत सारी ह्यूमन डिजीज़ के लिए लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स डिजीज़। रीज़न जिसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं वो है टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ह्यूमन डिजीज़ को क्योर करने के लिए बहुत सारी जो मेडिसिन हैं वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स कंटेन करती हैं, और इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को बनाना बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। इसीलिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं जो कि वो जीन्स कैरी करते हैं जो इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ताकि ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करें और फिर हम उनको मेडिसिन की तरह यूज़ करें उन डिजीज़ को क्योर करने के लिए। इन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में जो एक एग्जांपल है वो है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जो कि एक ह्यूमन प्रोटीन है जो यूज़ करते हैं हम टू ट्रीट एम्फाइज्मा डिजीज़। तो इसके लिए भी हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए ताकि वो जो ह्यूमन प्रोटीन है वो हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स से प्रोड्यूस कर सकें। सिमिलरली दो और डिजीज़ हैं फिनाइल कीटोन यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, उनके ट्रीटमेंट के लिए भी हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है वो प्रोड्यूस करते हैं बाय ट्रांसजेनिक एनिमल्स। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ प्रोड्यूस की गई थी 1997 में, जिसका नाम था रूजी।
जो रोज़ी काऊ थी उसका जो मिल्क था वो कंटेन करता था एक ह्यूमन प्रोटीन जिसका नाम है ह्यूमन अल्फा लैक्टैल्ब्यूमिन। रोज़ी काऊ का जो मिल्क था वो ज़्यादा बैलेंस्ड प्रोडक्ट था फॉर ह्यूमन बेबीज़। जो नॉर्मल हम काऊ मिल्क यूज़ करते हैं, अगर उसकी जगह पे हम ये मिल्क यूज़ करते हैं तो वो हमारे जो ह्यूमन बेबीज़ हैं उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। फोर्थ रीज़न जिसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं वो है टू टेस्ट द वैक्सीन सेफ्टी। ह्यूमन बीइंग्स पे किसी भी वैक्सीन को यूज़ करने से पहले हम उसकी सेफ्टी को टेस्ट करते हैं ट्रांसजेनिक माइस पे। सिमिलरली ट्रांसजेनिक माइस है वो बनाया गया था टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन। अगर ये सक्सेसफुल हुआ तो हम मंकीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं ट्रांसजेनिक माइस से टू टेस्ट द वैक्सीन सेफ्टी। लास्ट रीज़न है टू टेस्ट द केमिकल सेफ्टी। इसमें हम केमिकल्स और मेडिसिन की सेफ्टी को टेस्ट करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स में। तो इसमें सबसे पहले हम जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं उसके अंदर जीन्स इंट्रोड्यूस कराते हैं ताकि जो हमारे जो एनिमल्स हैं वो ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएं टॉक्सिक सब्सटेंसेस के। फिर हम उनको एक्सपोज करते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस से और उसके इफेक्ट की स्टडी करते हैं। टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज एथिकल इश्यूज। कोई भी ह्यूमन बीइंग जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जीन्स को मैनिपुलेट करता है या उसको मॉडिफाई करता है तो उसके लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए और उसके लिए कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ताकि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो उससे हार्म ना हो रहा हो। इसके अलावा जब भी वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है वो एनवायरनमेंट में रिलीज होगा तो वो हमारे इकोसिस्टम को डिस्टर्ब ना करे। इसीलिए हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो किसी भी जेनेटिकल मॉडिफिकेशन की वैलिडिटी और उसकी सेफ्टी के लिए डिसीजंस लेती है कि वो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है जो हम पब्लिक सर्विस के लिए बना रहे हैं वो सेफ है और वैलिड है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर हम पब्लिक सर्विस के लिए यूज़ कर रहे हैं या उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड कर रहे हैं तो उसके पेटेंट लेने के लिए भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। बहुत सारे लोगों में इस बात को लेके बहुत ज़्यादा गुस्सा है कि जो कुछ कंपनीज़ हैं वो पेटेंट ले रही हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए और टेक्नोलॉजीज़ के लिए जो कि बहुत सालों से किसी कंट्री में या फार्मर्स द्वारा यूज़ की जा रही हैं। राइस एक इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है जिसका नाम हम एशिया की एग्रीकल्चर हिस्ट्री में बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो 2 लाख वैरायटीज़ ऑफ राइस हैं जो इंडिया में ग्रो की जाती हैं। मीन्स कि राइस की डाइवर्सिटी के केस में जो हमारा इंडिया है वो वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा रिच है। बासमती भी उन वैरायटीज़ में से एक वैरायटी है जो कि अपने फ्लेवर के लिए और अपनी खुशबू के लिए फेमस है। इंडिया में 27 वैरायटीज़ ऑफ बासमती हैं वो ग्रो की जाती हैं। लेकिन 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने इसका पेटेंट राइट ले लिया बासमती राइस का बाय यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस, जिसकी वजह से उस कंपनी को ये राइट मिल गया कि वही सिर्फ इस बासमती राइस को सेल कर सकती है। उस अमेरिकन कंपनी ने ये जो न्यू वैरायटी ऑफ बासमती राइस बनाई थी, ये जो इंडिया के फार्मर्स ग्रो करते हैं वैरायटी, उसको क्रॉस किया था उसने सेमी ड्वार्फ बासमती राइस के साथ में, और फिर क्लेम किया कि उसने एक नई वैरायटी है वो डेवलप की है, जिसकी वजह से उसको ये राइट मिल गया कि वही सिर्फ इस वैरायटी को सेल कर सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो इंडियन हर्बल मेडिसिन हैं उसके लिए भी सेम अटेम्प्ट्स हो चुके हैं, जैसे टर्मेरिक और नीम के लिए। इन सब के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं बायोपायरेसी। जब भी कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी और कंट्री के बायो रिसोर्सेज को यूज़ करता है, उस कंट्री को बताए बिना या उस कंट्री के लोगों को बताए बिना या उनको कोई कंपनसेटरी पेमेंट दिए हुए, तब हम उसको बोलते हैं बायोपायरेसी। मोस्टली जो इंडस्ट्रियलाइज नेशंस हैं या जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फाइनेंशियली तो रिच हैं लेकिन उनके पास बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज है वो नहीं है, जबकि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में रिच हैं, उनके पास बहुत सारे बायो रिसोर्सेज हैं। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो इस ट्रेडिशनल नॉलेज को और बायो रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं अपने फ़ायदे के लिए बिना उस कंट्री को के लोगों को बताए हुए। तो जो कंट्रीज़ बायोडाइवर्सिटी रिच हैं या जिनके पास बायो रिसोर्सेज हैं उन्होंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है और उसके लिए बहुत सारे लॉज बनाए हैं ताकि जो बाकी कंट्रीज़ हैं उनके बायो रिसोर्सेज को और नॉलेज को यूज़ ना कर सकें। इंडियन पार्लियामेंट ने भी रिसेंटली एक सेकेंड अमेंडमेंट रिलीज़ किया फॉर इंडियन पेटेंट्स बिल, जो इस तरह के जो इश्यूज़ होते हैं बायो पायरेसी के उनको कंसीडर करता है और उनके लिए कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालता है।